बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आपको याद होगा इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। इस लड़ाई में अगर मैं अकेला बच गया तो फिर भी मैं मुकाबला करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये इमरान खान ने क्यों कहा था? आप गौर कीजिए, पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान गुजरे हैं। ये बात कभी आपने बेनज़ीर भुट्टो के मुंह से नहीं सुनी, जरदारी के मुंह से नहीं सुनी, नवाज शरीफ के मुंह से नहीं सुनी, क्योंकि उन सब की लड़ाई सियासी थी। वो सारे ये जानते थे कि पब्लिक उनके साथ होगी तो वो लड़ाई लड़ेंगे। इमरान खान की जो लड़ाई है वो एक बड़े मकसद के लिए है, और इमरान खान ने ये पहले कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं लड़ूंगा, और वो साबित कर रहा है। अब अमली तौर पे अगर मैदान में कोई आदमी बचा है जो डट कर सामना कर रहा है तो वो इमरान खान है। बाकी लोग आवाज़ उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई और रास्ता बचा नहीं इमरान खान के पास कि वो इस रजीम के खिलाफ लड़े या इसके साथ डील करे। अब दो ही चीज़ें रह गई है ना, इमरान खान के बाहर आने का कोई तीसरा रास्ता तो है नहीं। या तो डील की जाए इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या फिर इमरान खान साहब इस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दें और डटे रहे, खड़े रहे इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। फिलहाल कोई काबिल जिक्र जद्दोजहद अभी बाकी नहीं है, और इमरान खान के नाम के ऊपर सिर्फ जलसे जुलूस हो रहे हैं। जो इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था वो अभी तक शुरू नहीं हुई। सुहेल अफरीदी भी अब उसी तरह की तनकीद की जद में आ गए हैं जैसी तनकीद अली अमीन गंडापुर पे शुरू हुई थी गुज़िश्ता साल। बस उसी तरह के हालात अब सुहेल अफरीदी के भी होते चले जा रहे हैं, और वो बहुत तेज़ी से उस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट में इमरान खान साहब ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, और वो कोई भी तहरीक शुरू करने में कामयाब नहीं हुए। और उनके पास सबसे आसान तरीका यह है कि वो कह देते हैं कि जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से जाकर मिलो, उनसे पूछो क्या करना है, हम तो जनाब उनके इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मैं एक हकीकत आपके सामने रखता हूं कि अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आज भी कहे ना कि सुहेल अफरीदी 10 लाख आदमी लेकर आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो मुझे नहीं लगता कि वो 50-60 हज़ार आदमी से ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे इस वक्त भी। उसकी वजह यह है कि वो मोमेंटम जो गलियों में बनना था, चौक चौराहों में बनना था, वो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा की लेवल तक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना पाई। हाँ, जलसे हैं, तहरीक इंसाफ सबसे बड़े जलसे कर सकती है, माजी में भी करती रही है, इमरान खान के नाम पे लोग निकलते हैं। लेकिन जिस स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान ने कहा था वो नहीं है ना। देखिए, इसीलिए अब मुराद सईद जैसा आदमी जिसने काफ़ी अपने आप को होल्ड करके रखा, वो बोलने पर मजबूर हो गया। मुराद सईद ने साफ बताना शुरू कर दिया। और कर्नल वाला जो वाकया मुराद सईद ने बताया कि कर्नल को जाकर कहते हैं कि इमरान खान ने तो बाहर आना नहीं, मुराद सईद तो पागल है, ये तो जिस दिन आएगा मारा जाएगा। ये मुराद सईद का एक बहुत करीबी आदमी है जिसने जाकर ये कर्नल से बात की। तो ये जो सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है वो अब वैसी नहीं है जिस मिशन के साथ उसको बनाया गया था, या कम से कम इस वक्त वो नहीं कर रही जो उनसे तवक्को की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या इमरान खान की जानिब से। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हुकूमत इमरान खान ने बनाई है, इस हुकूमत को चलना भी है और इस हुकूमत के साथ गुजारा भी करना पड़ेगा, तो अभी तो हालात इसी तरह रहेंगे। इमरान खान साहब को अगर कोई अदालतों से रिलीफ की तवक्को थी तो याद रखिएगा कि वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद ख़त्म हो गई। मैंने कई मरतबा आपको ये कहा था 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले कि जिस दिन अदालतों में ये केस जाएगा उस दिन ये रद्दी की टोकरी में जाएगा। चाहे वो अलकादर वाला हो, चाहे वो तोशा खाना वाला हो, चाहे वो इद्दत वाला हो। इद्दत वाला तो गया ना, रद्दी की टोकरी में गया। साइफर वाला भी गया, रद्दी की टोकरी में गया। लेकिन ये बड़े बड़े मुकदमात जो ख़त्म हुए रद्दी की टोकरी में गए, ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से पहले गए। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ कर दिया गया, यानी 6 ऐसे जजेस थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसियां हमें तंग कर रही हैं, हरासा कर रही हैं। 3 को ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया, 1 को नौकरी से निकाल दिया, 1 पे रेफरेंस है और 1 ने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। ये तो इन्होंने निशान इबरत बना लिया, जजों से बदला ले लिया और पूरे निज़ाम को पैगाम दे दिया कि हमारे खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ हम यही करेंगे। और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। इमरान खान इस अदलिया के ज़रिए कभी बाहर नहीं आ सकता जब तक कि एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी तो इमरान खान की रिहाई होगी। दो ही सूरतें, या तो एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगाना पड़ेगा, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा कि वो पीछे हट जाएं, उन पर दबाव डालना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात मानकर
इक़्तिदार ले लिया जाए और इज्जत हमेशा के लिए गंवा ली जाए। दूसरा आसान रास्ता ये है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो तब एक और बात भी कही थी और आज वो बात सच साबित हो रही है। इमरान खान ने जब शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया ना, तो इमरान खान ने तारीखी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अब इस मुसल्लत शुदा निज़ाम को हज़म करने के लिए हर इदारे को तबाह किया जाएगा, क्योंकि अवाम इसे कबूल नहीं करेगी और फिर इदारों को तबाह करके ये हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे। अब नतीजा आपके सामने है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था, पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, और अब तो बड़े फ़ख्र से सीना ठोक कर कहा जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, जर्नैल और सियासतदान मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। इमरान खान ने जो कहा था वो हमने होता हुआ देखा, अदलिया के साथ, पुलिस के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ। तो तमाम जगह पे हमने वो तबाही अपनी आंखों से देखी। पीआईए जैसा इदारा जो है, इन्होंने ओने पोने बेच दिया। तो क्योंकि ये तब्दीली बड़ी खौफनाक थी, इस रजीम को मुसल्लत किया गया था, और क्योंकि ये हज़म नहीं हो रहा था किसी को, तो उसे हज़म करने के लिए इमरान खान ने जो जो कहा वो हमने अब होता हुआ देखा। देखिए, ये अवाम से बदला भी लेते हैं, अवाम का मजाक उड़ाते हैं, फिर इंजॉय भी करते हैं। मिसाल के तौर पे ये खबर आप देखिए कि बिजली की कीमत में इस हुकूमत ने कमी की है और एक अजीबो गरीब किस्म का रिलीफ अवाम को दिया, 1 पैसा फी यूनिट। यानी अगर आप बहुत अमीर आदमी हैं और बहुत तगड़े आदमी हैं, आप 1000 यूनिट जला सकते हैं तो आपको 10 रुपये बच जाएंगे। मैं वैसे ही आपको मिसाल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में आपको 1 पैसे की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर आप 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो नॉर्मली सार्फिन की बहुत बड़ी तादाद करती है, तो आपके बिजली के बिल के अंदर जो बचत होगी वो 2 रुपए की होगी। आप यहां से अंदाजा कीजिए कि इन्होंने कई गुना बिजली की कीमतें बढ़ाई और जब आवाम को रिलीफ देने का वक्त आया तो 1 पैसे का रिलीफ इन्होंने आवाम को दिया। ये आवाम का मजाक उड़ाते हैं, उनसे बदला ले रहे हैं इस बात का कि आवाम ने इन्हें वोट क्यों नहीं दिए, और रोजाना की बुनियाद पर ये आवाम से बदला लेते हैं। मरियम नवाज ने कल एक दावा किया, बहुत अजीबोगरीब किस्म का दावा कर दिया जी मैं तनख्वाह नहीं लेती। तो मरियम नवाज तनख्वाह तो नहीं लेती, लेकिन फॉर्म 47 ले लेती है, जाली हुकूमत ले लेती है, महर शराफत से इलेक्शन हार के सीट ले लेती है, अय्याशी वाला लग्जरी जहाज अरबों रुपए का वो ले लेती है। मरियम नवाज हर दिन करोड़ों रुपए का प्रोटोकॉल ले लेती है, गरीबों और मस्कीनों की बद्दुआएं ले लेती है, सरकारी खर्च पर बैरूनी मुल्क जाते हुए अपनी फैमिली, बेटी, दामाद, बेटी की सहेली और नौकरानियां और मेकअप वालियों को भी साथ ले लेती है, बस तनख्वाह नहीं लेती। अपनी काबीना और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई और लग्जरी गाड़ियां ले लेती है, बस तनख्वाह नहीं लेती। सरकारी फंड से अपनी और अपने वालिद की जाती तशहीर के लिए अरबों रुपए के फंड ले लेती है, मगर तनख्वाह नहीं लेती। ये कौम को बेवकूफ समझते हैं भाई, ये जाली है हुकूमत। मेरिट की तो आप बात ही नहीं कर सकते। मैं मेरिट पे यकीन रखती हूं, अगर मेरिट पे यकीन रखती तो आज महर शराफत MPA होता। अगर मेरिट पे यकीन रखती तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आला पंजाब होता। मेरिट की धज्जियां तो इस बाप बेटी ने मिलकर खुद उड़ाई हैं, और इनके चचा ने 17 सीटों के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, और थोड़ी सी सीटें आप बढ़ा लें तो इसके साथ इन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई। इनको बड़ी खौफनाक शिकस्त हुई थी पंजाब के अंदर, इसके बावजूद जबरदस्ती इन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत बना ली है। नाज़रीन, ट्रंप ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम के खात्मे का ऐलान किया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई है और पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कई और मुल्कों के साथ मिलकर, और हमारा और ईरान का कोई मुआहदा होने वाला है, लिहाजा मैं प्रोजेक्ट फ्रीडम को इस वक्त रोक रहा हूं। तो शहबाज शरीफ साहब तारीफ का कोई मौका जाने नहीं देते, यानी शहबाज शरीफ साहब कोई मौका ज़ाया नहीं करते कि जहाँ पे उन्हें तारीफ़ करने का मौका मिले और वो एक लम्हा भी ताख़ीर करें। सलूट ठोकने का, खुशामद करने का, जूते पॉलिश करने का शहबाज शरीफ कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो ट्रंप के लिए स्टेटमेंट भिजवा दिया कि जनाब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी, कमाल कर दिया आपने, और बड़ा ज़रूरतमंदाना फ़ैसला है आपका कि आपने ये जो आपका प्रोजेक्ट फ्रीडम है इसको रोक दिया हमारी दरख्वास्त के ऊपर, और फिर आगे अमन की उम्मीद कर दी। फिर फील्ड मार्शल की तारीफ़ें भी बीच में कर दी कि जनाब फील्ड मार्शल ने फ्री कैन को बिठाया टेबल के ऊपर, ये उनकी बड़ी कामयाबी है। और भाई अमेरिका को फेस सेविंग ही नहीं मिल रही,
कोई दुनिया में उसको और फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है। तो आपकी कमेटी निकल आई है कि आप ईरान के साथ, आपका एक मुल्क है और ईरान के साथ आपके ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं, तो उसकी वजह से अब आप फ़ायदा उठा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी फ़ायदा उठा रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने शुक्रिया का सलूट ठोक दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया स्टेटमेंट दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि ईरान ने मुआहिदा कबूल नहीं किया तो पहले से ज़्यादा शदीद बमबारी करेंगे। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर उसने अमेरिका के मुजव्वज़ा मुआहिदे को कबूल ना किया तो पहले से ज़्यादा तबाहकुन बमबारी की जाएगी। सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि फ़र्ज़ करें कि ईरान मुआहिदे पर अमल करने पर रजामंद हो गया तो अमरीकी ऑपरेशन का खात्मा हो जाएगा और आबना हुर्मुज़ समेत तमाम सबके लिए वो खुल जाएगी। साथ ही उन्होंने ईरान को धमकाते हुए लिखा कि अगर ईरान राज़ी ना हुआ तो बमबारी शुरू हो जाएगी, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसकी सतह और शिद्दत पहले के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो है ना वो अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का भी है। ये स्टेटमेंट आपको ज़रूर सुनना चाहिए, इसमें बहुत सारी खबरें हैं और इसमें आपको पता चल जाएगा कि जंग जीता कौन और हारा कौन। अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा कि हम ईरान की ज़मीन पे भी नहीं जाएंगे, ईरानी फ़ज़ाओं में भी नहीं जाएंगे। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम सिर्फ हरमुज़ को खोलने के लिए है। हम चाहते हैं कि आपने हुर्मुज़ खुल जाए, सिर्फ इसलिए हमने ये ऑपरेशन किया है। अमरीकी फ़ौज चाहती है कि हुर्मुज़ पर ईरान का गैर कानूनी कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। ये अमरीकी फ़ौज का इस वक्त का जो मिशन है वो ये है कि आबना हुर्मुज़ के ऊपर जो ईरान का एक कंट्रोल है वो कंट्रोल उनसे ले लिया जाए और ख़त्म किया जाए। तजारती जहाज़ों को ईरानी जारहियत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं, लड़ाई नहीं चाहते। अब ये वो अमेरिका है जो थोड़ा अर्सा पहले कुछ और कहता था, किसी और तरीके से कहता था। ये वही वज़ीर दिफा है अमेरिका का जिसकी ज़बान से बहुत बड़े बड़े दावे निकलते थे। अब वो कहते हैं हम ईरान के साथ जंग करना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ आबना हुर्मुज़ को खुलवाना चाहते थे। तो भाई आबना हुर्मुज़ तो हमेशा से खुली हुई थी, वो तो आज तक बंद ही नहीं हुई थी, वो तो कभी एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं हुई थी। ये तो पहले अमेरिका ने एक जंग लड़के बिला वजह आबना हुर्मुज़ को बंद करवा दिया, और उस वक्त जो जंग लड़ने के मकासद थे उनमें क्या था, एक ईरान में रजीम चेंज करना, वो नहीं हो पाया। दूसरा, ईरान से यूरेनियम उठाकर ले जाना, वो भी नहीं हो पाया। तीसरा, ईरान की मिसाइलों की और ड्रोन्स की पूरी ताकत को कुचल देना, वो भी नहीं हो पाया। रज़ा पहलवी को ईरान में पहुंचा के वहाँ का हुक्मरान बना देना, वो भी नहीं हो पाया। तो जितना कुछ ये चाहते थे कि ईरान के साथ किया जाए, उनमें से कोई एक चीज़ भी नहीं हो पाई, बल्कि ईरान पहले से ज़्यादा शिद्दत से खड़ा हो गया, उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा भी हो गया। उल्टा ईरान ने आबना हुर्मुज़ बंद कर दी। अब वो पुराने सारे मिशन छोड़ के जो आबना हुर्मुज़ पहले खुली हुई थी, जो अपनी बेवकूफ़ी से एक लड़ाई करवा के इन्होंने ईरान के हाथों बंद करवा दी, अब इनका वाहिद मिशन ये रह गया कि वो खुल जाए, पहले की तरह हो जाए, कि चलो ठीक है कोई गल नहीं, वो तो मान ले जैसे पहले था वैसे ही कर लेते हैं। तो ईरान अब उसके ऊपर भी नहीं मान रहा। इसकी ना मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे एक आदमी ज़मीन पे कब्ज़ा लेने के लिए गया और वहाँ पे लड़ाई हो गई, वो आदमी वहाँ से भागा और उसके जूते वहीं पे ज़मीन पे रह गए, और अब वो मुज़ाकरात इस बात पे कर रहा है कि यार कब्ज़ा नहीं देंदे ना दो यार, मेरी जूती दे वापस कर दो। ये है सूरत हाल। अगर एग्जैक्ट मैं इसका नक्शा खींचूँ तो वो ये है कि इसराइल के कहने पे अमेरिका कब्ज़ा लेने गया था, उधर अमेरिका का जूता रह गया लड़ाई में और जूता छोड़ के ये भाग गए। अब ये मुज़ाकरात इस बात पे कर रहे हैं यार साड़ी जूती दे वापस कर दो, लड़ाई तो छोड़ो, दफ़ा करो, कब्ज़ा रहन दो। तो ये एक्चुअल सूरत हाल अब इस तरह की है। नादरीन, सेंटकॉम ने ना 3 चीज़ों पे ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को, और एक खुफिया मुलाकात भी रिपोर्ट हुई है CNN के मुताबिक, जो डोनाल्ड ट्रंप की और सेंटकॉम कमांडर की हुई थी, जनरल कूपर की। उसके बाद जनरल कूपर फौरी तौर पे मिडिल ईस्ट पहुंच गए थे आबना हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए। अब एक बात आप अपने जहन में रखें कि 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये था कि ताकत के बलबूते पे सारी दुनिया को साथ मिलाकर एक हल्ला मारेंगे और आबना हुर्मुज़ को हम खुलवा लेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मुमालिक ने, उनके जहाज़ों ने, उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे जहाज़ तबाह करवा लेंगे अपने फ़ायदे के लिए, लिहाजा वो वहाँ से निकले नहीं और वो बात बनी नहीं। तो आबना हुर्मुज़ को खुलवाने वाला ऑप्शन जो एक था वो तो हो गया फेल, और ईरान ने वहाँ पे अपनी बालादस्ती साबित कर दी। डोनाल्ड ट्रंप प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हट गए और फेस सेविंग के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का नाम उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ऑप्शन था कि एक भरपूर और बहुत बड़ा हमला जिसमें बड़ी शदीद बमबारी होगी,
और तीसरा ऑप्शन था कि ज़मीनी लड़ाई छेड़ दी जाए ईरान के साथ। अब अमेरिका क्या इन दो बाकी बचे हुए ऑप्शंस को इस्तेमाल करेगा, यह है एक बड़ा सवाल। एक खबर यह भी है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुंचे हैं चाइना में और वहां पे एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में सिर्फ एक मुनसिफाना और जामे मुआहदा ही काबिल कबूल है। ये ईरान ने कहा कि हम नाइंसाफ़ी कबूल नहीं करेंगे, एक मुनसिफाना हमारा एक मुआहदा हो जो काबिल कबूल होगा। जबकि चाइना ने भी कहा कि दोबारा जंग शुरू होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है और ये ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि मुकालमे और मुज़ाकरात के लिए अज़म बरकरार रखा जाए, बातचीत करते रहे, किसी तरह बातचीत से ये मसला हल हो जाए। तो उम्मीद ये की जाती है कि अमेरिका ने बेशक बहुत तैयारियां की, बहुत ज़्यादा हथियार पहुंचाए, बड़ा जोर लगाया, लेकिन इसके बावजूद बात बनी नहीं। उम्मीद है कि अब दोबारा जंग नहीं होगी और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, मगर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जितनी शर्मिंदगी अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को हुई है, अब उन्हें फेस सेविंग तो चाहिए। तो क्या इतनी बड़ी फेस सेविंग उन्हें मिल जाएगी, ये सवाल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कोई थोड़ी सी अच्छी खबरें आई हैं तो तेल की कीमतें नीचे चली गई। अब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को फौरी तौर पे अवाम को तेल की कीमतों के हवाले से रिलीफ देना चाहिए। देखिए ना, जो ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 2 घंटे में बढ़ा देते हैं, 4 घंटे में बढ़ा देते हैं, तब ये घंटों के अंदर काम डाल देते हैं। जब ये कीमतें कम करते हैं तो ये हफ्ते ले लेते हैं, बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो बहुत थोड़ी कम करते हैं। अब असद उमर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया और बात उनकी ठीक है। उन्होंने कहा जी, अमेरिका की फीकस आमदनी पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा है। यानी एक अमरीकी जितने पैसे कमाता है वो पाकिस्तानी से 50 गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। यानी एक पाकिस्तानी अगर 1 रुपया कमाता है तो अमरीकी 50 रुपये कमाता है। उनकी आमदन पाकिस्तानियों से इतनी ज़्यादा है। वहाँ ईरान जंग की वजह से पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 330 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। यानी अमेरिका में ये जो जंग लगी है इसकी वजह से पेट्रोल की कीमत 330 रुपये फ़ी लीटर हुई है और पूरे मुल्क में वावेला मचा हुआ है। हालांकि वो पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा कमाते हैं। पाकिस्तानियों से 50 गुना ज़्यादा कमा के वो 330 रुपये का पेट्रोल पे राज़ी नहीं है, वो गले पड़े हुए हैं हुकूमत के। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपये फ़ी लीटर है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कौम ना हुक्मरानी के लिए बेहतरीन है। अगर किसी ने हुक्मरानी करनी है ना तो पाकिस्तानियों पे आके, इसीलिए तो अंग्रेज़ आके यहाँ पे हुक्मरानी करके चला गया था। ये लोग सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये लोग गुजारा कर लेते हैं, ये लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। इनकी सोच में आज़ादी नहीं है और जब तक सोच के अंदर आज़ादी पैदा नहीं होगी, नई नस्ल बहुत मुख्तलिफ है, वो इनको बताएगी आने वाले वक्त में कि एक्चुअली आज़ादी किस तरह ली जाती है। लेकिन अभी इस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, गाली देते हैं, बदतमीजी करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो पाते। और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में कभी भी प्रॉपर अपोजिशन नहीं हो पाई। जब भी कोई अपोजिशन में आता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता रहता है कि जनाब हम छोटे मोटे एहतजाज करते हैं, आप हमें हुकूमत में ले आए। बस अवामी लेवल के ऊपर कोई सियासी जमात नहीं जाती, ये बदकिस्मती है। 330 रुपये में अमेरिका में रोला पड़ा हुआ है और उनकी आमदन हमसे 50 गुना ज़्यादा है और 400 रुपये में पाकिस्तान में बिल्कुल खामोशी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।